हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून्ड विद स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे मई 2025 की क्रोनोलॉजी में आर्थिक परिदृश्य। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट और डाटा के आधारित है, जिसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि सुनील मित्तल निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं। विश्व बैंक ने निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल के अगले चरण की शुरुआत करते हुए भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल को इसमें शामिल किया है। इस पहल में सुनील मित्तल के अलावा निम्न तीन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बायर एजी के सीईओ बिल एंडरसन, डोंगोटो ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ ओलिगो डांगोटे और हयात होटल्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ मार्क होपलामाजियन को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला विश्व बैंक समूह और अग्रणी वैश्विक निजी क्षेत्र संस्थानों के सीईओ के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका लक्ष्य उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र के निवेश में मौजूदा बाधाओं को दूर करने वाले समाधान विकसित करना है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति 2025 में अप्रैल का रिपोर्ट के मुख्य अंश जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 7 से 9 अप्रैल 2025 तक चली अपनी बैठक के बाद 9 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस बैठक में वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई है। रेपो रेट में कटौती कर दी गई है। रेपो रेट को 25 आधार अंक घटा दिया है। 0.25% घटाकर 6.25% से इसे 6% कर दिया गया है। इसके बाद बात आती है रिवर्स रेपो रेट की, और जिसमें रेपो रेट में ही यह 2025 में लगातार दूसरी बार कटौती थी। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को 6.5 से इसे 6.25% कर दिया गया था। इस कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और वैश्विक व्यापार युद्ध विशेष रूप से अमेरिका के 26% टैरिफ के प्रभाव को कम करना है। जो अमेरिका को दिया जाने वाला 26% टैरिफ है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट की दर कम कर दी गई है। मौद्रिक नीति का रुख है। नीति रुख को तटस्थ या मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल करने के लिए इसे न्यूट्रल से बदलकर समायोज्य किया गया है। यह भविष्य की दरों में और कटौती की संभावना का भी संकेत देता है, क्योंकि इसे समायोज्य नाम दे दिया गया है। आर्थिक वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान पहले 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। और मुद्रास्फीति का अनुमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2025-26 में 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अन्य दरों में समायोजन जैसे कि एमएसएफ, जो कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को समायोजित करके 6.25% तथा स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ को 5.75% कर दिया गया। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने पर्यावरण प्रदूषण की क्षमता के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया है। इस संशोधित वर्गीकरण में एक नई ब्लू श्रेणी पेश की गई है। संशोधित वर्गीकरण के तहत उद्योगों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। नई ब्लू श्रेणी क्या है? इस श्रेणी में आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज से संबंधित उद्योगों को शामिल किया गया है, जो घरेलू एवं औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि ब्लू का संबंध अपने घरेलू या जो कि ज़रूरतमंद सामान है, पानी का कलर ब्लू होता है, वैसे इसे ब्लू नाम दे दिया गया है, जो कि सबसे ज़रूरी उत्पादों के लिए है। इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हैं, कुछ विशिष्ट फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले और बायो माइनिंग्स जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। यह वर्गीकरण सीपीसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण पर आधारित है। पोल्यूशन इंडेक्स आधारित वर्गीकरण। सीपीसीबी ने उद्योगों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि रेड के अंदर जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 80 से ज़्यादा होगा उसे उच्च प्रदूषण क्षमता में, ऑरेंज है जो कि 55 से लेकर पोल्यूशन इंडेक्स जिसका 80 तक रहेगा मध्यम प्रदूषण क्षमता के कहलाएंगे। ग्रीन के अंदर क्या है कि जिसमें 25 से लेकर 25 या फिर
25 से ज़्यादा 55 तक है जिसमें निम्न प्रदूषण क्षमता में आएगा, और वाइट रखा गया है जिसमें पोल्यूशन इंडेक्स 25 से कम होगा, प्राय प्रदूषण रहित ही माना जाएगा, और ब्लू है कि आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं से संबंधित उद्योग जिसमें होंगे उसे ब्लू रेटिंग इंडेक्स में रखा जाएगा। अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार। अमेरिका 4 वर्षों से भारत का व्यापार साझेदार, सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन रहा है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। अमेरिकी वर्ष 2021-22 में भारत के वैश्विक व्यापार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है जिसका व्यापार 127.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। चीन के साथ व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। 2013-14 से 2017-18 और फिर 2020-21 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। उसके बाद अमेरिका ने इसका स्थान ले लिया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 100.5 बिलियन डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सबसे पहले अमेरिका है, फिर दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यूएई है भारत के व्यापारिक साझेदारी में। ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। ओडिशा सरकार ने भारत की सबसे बड़ी ड्यूअल फील्ड नेफ्था क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर 8 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पारादीप में 61,077 करोड़ के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगा। यह इंडियन ऑयल द्वारा किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह कंपनी की मौजूदा 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता को विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है। ड्यूअल फील्ड नेफ्था क्रैकर को पारादीप रिफाइनरी के पास स्थापित किया जाएगा। इसके बाद आता है कि और इस परिसर में दोहरी फील्ड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयाँ होंगी जो फेनॉल, पॉलीप्रोपेन, पीपी और आइसोप्रोपिल अल्कोहल सहित पेट्रोकेमिकल की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन के लिए होंगी। भारत का निर्यात 2024-25 में भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 मार्च अप्रैल के लिए भारत का संचयी निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के 778.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 5.50% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस कुल संचयी निर्यात में वस्तुओं का निर्यात 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं का निर्यात 383.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। एटालिन परियोजना, एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह द्री और तांगोन नदियों दिबांग की सहायक नदियां हैं। ये नदियों को अपने याद रखेंगे कि द्री और तांगोन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। द्री और तांगोन नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं और दिबांग की सहायक नदियाँ हैं, मतलब उप सहायक कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की। उस पर रन ऑफ रिवर योजना के रूप में विकसित की जा रही है। इस परियोजना को एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। इसके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिसमें जिंदल की 74% और अरुणाचल सरकार की 26% हिस्सेदारी है। मतलब ये निजी और सरकार का सह उत्पाद रहेगा। और मंथली रिव्यू क्या है आर्थिक परिदृश्य का, कि हाल ही में मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम जो कि भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीज़न और किस बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा, जब मुंबई में है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीज़न के बीच में इनके सहयोग से ट्रेन एटीएम स्टार्ट हुआ है। और टीसीएस ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है, आरती सुब्रमण्यम को किया है। हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्रों में 25 बिलियन डॉलर से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन, भारत और हस्त विद्युत उपकरण क्षेत्र रिपोर्ट किसने जारी की है, ये नीति आयोग ने जारी की है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 25 बिलियन डॉलर से अधिक हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्रों पर मतलब निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो नीति आयोग ने जारी की है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी।